सर्कल में आगे नेक्स्ट टॉपिक इज रेडिकल एक्सिस एंड सेंटर। फर्स्ट पॉइंट, रेडिकल एक्सिस को ऐसे डिनोट कर लेते हैं आर ए से शॉर्ट में। रेडिकल एक्सिस ऑफ two circles is the locus of a point which has equal powers with respect to both the सर्कल्स। ठीक है, मतलब रेडिकल एक्सिस क्या बोला इसने, लोकस है उस पॉइंट का जिस पॉइंट के लिए दोनों सर्कल के रिस्पेक्ट में जो उसका पावर होगा वो बराबर होगा। पावर क्या होता है वो हमने इस चैप्टर में पढ़ाया था कि S1 होता है, मतलब जो भी सर्कल का इक्वेशन है उसमें एक्सिस का क्वेश्चन 1 बनाया और उसके बाद हमने उस जिस पॉइंट का भी पावर चाहिए सर्कल के रिस्पेक्ट में, तो जो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है उसमें हमने एक्सिस का क्वेश्चन 1 बनाया और फिर उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। तो इफ मान लिया एक K1 सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0, एंड मान लिया K2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0। ये ठीक है। If this and this are two given circles, ठीक है, and if point P which is h comma k lies on the radical axis of K1 and K2, then ठीक है, अगर रेडिकल एक्सिस K1 एंड K2 पे लाई कर रहे तो उसका पावर बराबर होगा। ठीक है, तो देन P will have equal power, मतलब S1 with respect to K1 एंड K2। ठीक है, तो जो पॉइंट P है वो K1 और K2 के रिस्पेक्ट में इक्वल पावर होगा। तो कैसे निकालेंगे, इसमें हमने h के रख दिया तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1 बराबर, फिर आगे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g2h प्लस 2f2k प्लस c2। ठीक है, पावर बराबर कर दिया तो दोनों सर्कल के लिए S1 बराबर कर दिया। अब ये क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबको इधर ले आए तो इट विल बी 2g1 माइनस g2 टाइम्स h प्लस 2f1 माइनस f2 टाइम्स y प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। हमें करना क्या है, पॉइंट P का लोकस निकालना है। तो P को अगर हमने h कॉमा k बोला है तो वी आर सपोज टू गेट एन इक्वेशन इन h एंड k विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया, ठीक है, इसमें कोई अननोन नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, सर्किल की इक्वेशन दे रखा है तो g1 g2 f1 f2 एंड c1 c2 आर नोन क्वांटिटीज और h k का लोकस निकालना है। सॉरी, यहाँ पे k आएगा। अगर h k का लोकस निकालना है तो h k की जगह हम x और y रख देंगे। तो हमने रख दिया यहाँ पे h k की जगह क्या रख दिया, x कॉमा y, तो आ गया 2g1 माइनस g2 टाइम्स x प्लस 2 दिस इक्वेशन इज नथिंग बट, देखो हमने पहले एक्स वाई की जगह एच के रखा, फिर एच के की जगह वापस एक्स वाई रखा, तो यही आ जाएगा। तो ये क्या है, S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब जो सर्किल की इक्वेशन है
उसमें से पहले सर्कल की इक्वेशन में से दूसरे सर्कल का इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमें रेडिकल एक्सिस के बारे में क्या क्या पता लगा। एक तो हमें ये पता लगा कि दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये मान लिया सर्कल K1 है, सेंटर C1 है, रेडियस R1 है। सर्कल K2 है, C2 है। यहाँ से इसका स्लोप कितना होगा रेडिकल एक्सिस का, तो -G1 - G2 अपॉन F1 - F2। ठीक है, अगर सेंटर्स जो हैं, दिस सेंटर इज ऑफ कोर्स -G1, F1 -F1 एंड C2 जो होगा वो -G2, -F2 होगा। तो अगर हमसे पूछा जाए स्लोप क्या होगा C1 C2 का, तो हो जाएगा -F1 -F2 अपॉन y2 - y1 अपॉन x2 - x1 -G2। तो मतलब ये कुछ ऐसे आ जाएगा F1 - F2 अपॉन G1 - G2। उल्टा आएगा, उसको सीधा करके माइनस माइनस कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा। अब देखो ये F1 - F2 अपॉन G1 G2 इसमें उल्टा लिखा है, तो उसका मतलब क्या है कि जो ये लाइन है और जो रेडिकल एक्सिस है दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, दिस इज रेडिकल एक्सिस। इसका इक्वेशन हो जाएगा S1 - S2 बराबर 0। अगर ये सर्किल S1 बराबर 0 है और इसका इक्वेशन S2 बराबर 0। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता लगा। पहली बात तो हमें ये पता लगा कि जो रेडिकल एक्सिस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, पहली बात। ठीक है, S1 - S2 में क्या होगा, x² + y² वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और केवल लीनियर इक्वेशन बचेगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये हो गया। सेकंड थिंग क्या हो गया कि वो जो लाइन होगा वो लाइन जॉइनिंग सेंटर्स के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नोट क्या है, रेडिकल एक्सिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये नोट 1 हो गया। नोट 2 क्या हो गया, रेडिकल एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग सेंटर्स। ठीक है, मतलब जो रेडिकल एक्सिस है वो C1 C2 के परपेंडिकुलर होगा। दूसरा चीज ये हो गया। ठीक है, नोट 3 क्या है, अच्छा ये जो लाइन है ये तो हमेशा ही आ जाएगा। मतलब कोई भी सर्किल दे दो, कैसा भी हो, इंटरसेक्टिंग हो ना इंटरसेक्टिंग हो, कुछ भी हो, तो रेडिकल एक्सिस विल ऑलवेज एग्जिस्ट। बस केवल एक बार कब होगा कि अगर दोनों सर्किल कॉन्सेंट्रिक हो जाए। ठीक है, तब क्या होगा, G1 G2 और F1 F2 तो बराबर होगा, बट C1 C2 बराबर नहीं होगा अगर दोनों सर्किल कॉन्सेंट्रिक हैं, दोनों के अगर सेंटर सेम है तो रेडिकल एक्सिस विल ऑलवेज एग्जिस्ट। केवल कॉन्सेंट्रिक सर्किल के केस में इट विल नॉट एग्जिस्ट। ये ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमने ये लिख लिया, रेडिकल एक्सिस विल ऑलवेज एग्जिस्ट except in the case when circles are concentric। ये ठीक है, जब सर्किल कॉन्सेंट्रिक है। अच्छा, अगर रेडिकल एक्सिस को हमने डिफाइन कैसे किया कि अगर हमने कोई भी पॉइंट लिया, ठीक है, तो इस पॉइंट की जो पावर होगी इस सर्कल के रेस्पेक्ट में और इस सर्कल के रेस्पेक्ट में वो बराबर होगा। ठीक है, तो पावर किसको बोलते हैं, S1 को। तो इस पॉइंट के लिए इसका भी S1 बराबर होगा, इसका भी S1 बराबर होगा।
S1 का मतलब क्या होता है कि इस सर्किल की इक्वेशन में हमने एक्स वाई की जगह P के कोऑर्डिनेट्स रख दिए तो एक नंबर आएगा। अगर पॉइंट P सर्किल पे लाई नहीं कर रहा है तो एक नॉन जीरो नंबर आएगा। अगर पॉइंट P बाहर है तो वो नॉन जीरो नंबर पॉजिटिव होगा, क्योंकि S1 पॉजिटिव होने पे ही सर्किल के बाहर जाता है पॉइंट। अगर पॉइंट सर्किल के अंदर है तो S1 नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो पावर अगर बराबर है, ठीक है, अगर पावर बराबर है तो ऑफ कोर्स या तो दोनों सर्किल के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, उसका तभी बराबर हो सकता है, या तो नेगेटिव नेगेटिव नंबर बराबर होगा या पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर बराबर होगा। उसका मतलब क्या है कि रेडिकल एक्सिस का अगर कोई भी पार्ट पहले सर्किल के बाहर है तो पक्की बात है कि वो दूसरे के भी बाहर ही होना चाहिए, तभी पॉजिटिव पॉजिटिव बराबर हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सर्किल के अंदर आ जाए पॉइंट रेडिकल एक्सिस के ऊपर और दूसरे सर्किल के बाहर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, वरना एक के लिए पावर नेगेटिव हो जाएगी, एक के लिए पॉजिटिव जाएगी, तो नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर बराबर कैसे होगा। ठीक है, क्या क्या बोला हमने कि पावर बराबर है, ऑफ कोर्स ये तो पहले से डिफाइन ही ऐसे किया है हमने। दूसरा हमने क्या बोला कि रेडिकल एक्सिस के अगर ऊपर अगर हमने कोई भी पॉइंट लिया तो वो साइमल्टेनियसली या तो दोनों सर्किल के अंदर ही आएगा या बाहर ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता एक सर्किल के अंदर आ जाए एक सर्किल के बाहर आ जाए। तो अब इसका और क्या क्या मतलब निकलता है कि देखो जो रेडिकल एक्सिस है ये, ठीक है, वो अगर सर्किल इंटरसेक्टिंग है तो उनकी कॉमन कॉर्ड होगी, क्योंकि कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन भी S1 - S2 = 0 होता है। दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो वो जो कॉमन कॉर्ड है वही रेडिकल एक्सिस होगी। ठीक है, तो चलो इसी को लिख लेते हैं। नोट 4 फॉर intersecting circles their common chord will be their radical axis। ठीक है, ये हो गया नोट 4। तो अभी जो हमने बोला कि अगर सर्किल ऐसे इंटरसेक्टिंग है तो जो इनकी कॉमन कॉर्ड है यही रेडिकल एक्सिस भी है। C2 C1 ये रेडिकल एक्सिस भी है। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि जो पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है वो दोनों सर्किल के अंदर है और जो बाहर है वो दोनों सर्किल के बाहर है। ठीक है, तो नेक्स्ट नोट जो भी था 5 6, any point on radical axis will either be inside both the circles or outside both the circles। मैं कहने का मतलब क्या है, या फिर ऑन बोथ द सर्किल एक साथ, या तो दोनों सर्किल के ऊपर होगा या दोनों के अंदर होगा या दोनों के बाहर होगा। ठीक है, तभी पावर बराबर होगी। अगर दोनों के ऊपर है तो दोनों के लिए S1 0 हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए दोनों के लिए S1 नेगेटिव हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए दोनों के लिए S1 पॉजिटिव हो जाएगा। ये ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर मान लिया एक सर्किल दूसरे को कंटेन कर रहा है ऐसे करके, तो जो इनकी रेडिकल एक्सिस है ये, ठीक है, वो यहाँ से नहीं पास कर सकता, किसी भी सर्कल को कट नहीं करेगा, वो बाहर ही रहेगा। ऐसे क्यों नहीं कट कर सकता? अगर मान लिया ये इसको ऐसे कट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा जो इस बड़े सर्किल के तो अंदर है बट दूसरे सर्किल के बाहर है, बट ऐसे तो होने नहीं चाहिए ये। ठीक है, अगर लाइन रेडिकल एक्सिस अगर सर्किल को कट करेगा तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जो एक सर्किल के लिए तो अंदर होगा और दूसरे सर्किल के लिए बाहर होगा। तो एक के लिए पावर पॉजिटिव होगी, एक के लिए नेगेटिव होगी। तो अगर पॉजिटिव पावर है एंड नेगेटिव पावर है तो वो इक्वल तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या हो जाएगा, हैंस
if one circle contains other, then their radical axis will lie outside both the circles। ठीक है, और ये जो लाइन जॉइनिंग सेंटर है इसके तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा, तो ऐसे करके कुछ आ जाएगा। ये हो गया नोट 5। नोट 6, ठीक है, ये कॉमन कॉर्ड भी है और रेडिकल एक्सिस भी है। अच्छा, अगर सर्किल एक्सटर्नली टच करे तो ये कॉमन कॉर्ड हो गई। ये S1 माइनस S2 बराबर 0 हो गया, यही रेडिकल एक्सिस हो गया। ठीक है, अगर सर्किल ऐसे इंटरनली टच करे C2 C1 तो क्या हो गया, ये कॉमन टेंजेंट हो गया और ये रेडिकल एक्सिस भी हो गया। इसका इक्वेशन भी S1 माइनस S2 बराबर 0 होगा। ठीक है, वो तो हम यहीं से देख सकते हैं। अगर इन दो सर्कल को हमने ऐसे खींचना चालू कर दिया तो ये इधर चलने लग जाएगा, ये इधर चलने लग जाएगा। बाउंड्री केस में क्या होगा, लाइन तो फिर भी बीच में ही रहेगी, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। जब ये एक दूसरे को टच करेगा तो ये लाइन भी उन दोनों को टच कर रहा होगा। जब ये एक दूसरे को टच करेगा तो हम ऐसे बोलते हैं ये दोनों पॉइंट एक ही जगह आ जाएगा, इस जगह पे, और लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है तो इस जगह पे फिर ये टच करने लग जाएगा। तो इस नोट को हम कैसे लिखेंगे, इफ सर्कल्स टचेस ईच अदर देन देयर common tangent at common point will be their radical axis। ठीक है, if circles touches each other then their common tangent at their common point। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है, देखो ये दोनों की कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, कॉमन टेंजेंट तो ये भी है, ये भी कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, बट ये जो कॉमन टेंजेंट है वो अलग अलग पॉइंट पे, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। इसका इक्वेशन विल नॉट बी S1 माइनस S2 बराबर 0, इट विल नॉट बी रेडिकल एक्सिस। बट ये जो टेंजेंट है वो इस सर्किल के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, अगर ये पॉइंट P है तो P C1 और C2 का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो जो पॉइंट P है वो दोनों सर्किल पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो C2 के ऊपर टेंजेंट है एट पॉइंट P एंड C1 के ऊपर टेंजेंट है एट पॉइंट P। तो जो इन दोनों सर्किल का जो कॉमन पॉइंट है उसके ऊपर कॉमन टेंजेंट है, उसका इक्वेशन विल बी S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, वो रेडिकल एक्सिस होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई जो रेडिकल एक्सिस, और कोई जो कॉमन टेंजेंट है उसका इक्वेशन विल नॉट बी S1 माइनस S2 बराबर 0, दैट विल नॉट बी रेडिकल एक्सिस। ये ठीक है, ये हो गया नोट 6। अब चलते हैं नोट 7 पे। देखो, अगर हमने कोई भी पॉइंट ऐसा लिया रेडिकल एक्सिस के ऊपर जो दोनों सर्किलों के बाहर है, ये ठीक है, जैसे इस वाले केस में ये वाला पॉइंट लिया, ये दोनों सर्किल के बाहर है, तो इसके लिए S1 और S2 दोनों बराबर होगा। S1 S2 बराबर होगा प्लस पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों सर्किल के बाहर है। पॉजिटिव होगा तो हम दोनों तरफ रूट ले सकते हैं। ठीक है, तो रूट S1 एंड रूट S2 बराबर हो गया फॉर दिस पॉइंट विच इज लाइंग ऑन रेडिकल एक्सिस एंड आउटसाइड बोथ द सर्कल्स। तो रूट S1 और रूट S2 बराबर होने से क्या हो गया, उससे ये हो गया कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है उसका फॉर्मूला रूट S1 होता है। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है दोनों सर्किल के लिए वो इक्वल हो गया। तो इससे क्या रिजल्ट बना, इससे ये रिजल्ट बना कि रेडिकल एक्सिस के ऊपर अगर हमने कोई भी पॉइंट उठाया विच लाइज आउटसाइड बोथ द सर्कल्स, ये ठीक है, रेडिकल एक्सिस के ऊपर तो ये भी पॉइंट है, बट यहां से कोई टेंजेंट थोड़ा खिंच जाएगा क्योंकि ये दोनों सर्किल के अंदर है।
तो किस पॉइंट की हम बात करें, जो दोनों सर्कल के बाहर हो, ये ठीक है। उससे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो लेंथ में इक्वल आएगा, ठीक है। तो फॉर ए पॉइंट ऑन रेडिकल एक्सिस विच लाइज आउटसाइड बोथ द सर्कल्स, हमारे लिए क्या आ जाएगा, S1 बराबर S2, पावर इक्वल है, ये ठीक है, एंड विल बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होगा। तो S1 बराबर S2 से रूट S1 बराबर रूट S2 आ गया, ये ठीक है। तो अगर मान लिया जैसे एक लाइन, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ये रेडिकल एक्सिस है, ये C1 है, C2 है, तो अगर हमने यहाँ से कोई पॉइंट लिया तो उसके लिए ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है एंड ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, दिस इज P, दिस इज रेडिकल एक्सिस, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब इतना लेंथ फॉर फर्स्ट सर्कल एंड इतना लेंथ फॉर सेकंड सर्कल, ये वाली चीज़ होगी, दोनों बराबर है, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है। तो फॉर ए पॉइंट ऑन रेडिकल एक्सिस विच लाइज आउटसाइड बोथ द सर्कल, S1 बराबर S2, रूट S1 बराबर रूट S2, दिस इम्प्लाइज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल्स विल बी इक्वल, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल विल बी इक्वल। तो अगर हमने रेडिकल एक्सिस के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किया तो उन टेंजेंट्स का लेंथ बराबर आएगा दोनों सर्कल्स के लिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। कुछ लोग जो हैं वो रेडिकल एक्सिस को ऐसे ही डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि रेडिकल एक्सिस वो पॉइंट हो गया जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों सर्कल के लिए इक्वल है, ठीक है। अब उसमें दिक्कत क्या होगी कि जब रेडिकल एक्सिस, जब सर्कल इंटरसेक्टिंग होगा तो इस पॉइंट से हम टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं कर सकते, तो फिर लेंथ कैसे बराबर आएगा, ठीक है। अब इसका भी वे अराउंड हम निकाल सकते हैं, हम बोलेंगे लेंथ तो इक्वल है बट वो इमेजिनरी लेंथ है, ये ठीक है, बट है इक्वल। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये बकवास करने के लिए दिस इज़ अगेन फाइन, ये ठीक है, ऐसे भी चलेगा। और कुछ टीचर ऐसे ही डिफाइन करते हैं, तो ठीक है, वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यह आ गया नोट 7। अब नोट 8, मान लिया जैसे ये एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, C2 C1, ये मान लिया रेडिकल एक्सिस हो गया, दिस इज रेडिकल एक्सिस। जो रेडिकल एक्सिस है वो जो सर्कल K1 K2 हैं, ये ठीक है, उसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये मान लिया T1 T2। जो उसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है DCT, उसको ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लिया P1, ठीक है। तो अगर हम P1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अच्छा उससे भी पहले जो रेडिकल एक्सिस है दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स। तो जो C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन है, हमारा रेडिकल एक्सिस उसके परपेंडिकुलर आएगा, ये बात सही है, ठीक है। बट ये वाला जो पॉइंट है वो C1 C2 का ऐसा कुछ नहीं कि वो मिड पॉइंट है, ऐसा भी नहीं है कि वो रेडियस की रेशियो में डिवाइड करे, ऐसा कुछ नहीं है, ये ठीक है। जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे रेडिकल एक्सिस C1 C2 को कट कर रहा है, इस पॉइंट पे, वो ना तो मिड पॉइंट होगा इन जनरल। अब सर्कल बराबर हो जाए तो सब कुछ सिमेट्रिक हो जाएगा, फिर वो मिड पॉइंट भी हो जाएगा। तो इन जनरल ना तो ये, मतलब कुछ बच्चे अपने दिमाग से सोच लेते हैं कि R1:R2 की रेशियो में कट कर रहा होगा, नहीं, R1:R2 की रेशियो में जो कट करेगा वो तो पॉइंट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो डिवाइड करता है C1 C2 को R1:R2 की रेशियो में इंटरनली, ठीक है। तो जो रेडिकल एक्सिस वाला पॉइंट है वो ना तो रेडियस की रेशियो में डिवाइड करेगा, ना वो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, होगा कोई रेशो R1:R2 के टर्म्स में कुछ आ रहा होगा, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस, दैट इज़ नॉट नीडेड। ये तो मैंने ऐसे ही याद आया तो हमने बता दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, अगर हम P1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो P1 T2 है, ये दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट
विच इज ऑन रेडिकल एक्सिस टू दिस सर्कल। फिर अगेन P1 से ही इस वाले सर्किल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट इज P1 T1, तो P1 से ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। और अभी जस्ट हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, किसी भी पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है दोनों सर्किल के ऊपर वो बराबर होता है। दैट वुड मीन कि ये और ये बराबर है। उसका मतलब क्या है कि P1 जो है वो T1 T2 का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसको, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है ये, ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज के बीच में, पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज के बीच में जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है दैट इज बाइसेक्टेड बाय रेडिकल एक्सिस। ये मिड पॉइंट है उसका। ठीक है, अब अगर मान लिया हमने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लिया कुछ ऐसे करके, ठीक है, अब इसने रेडिकल एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया मान लिया ये, तो इसके लिए भी वही स्टोरी है। जो ये लेंथ है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और अगर पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे है तो उसके लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल। तो जो रेडिकल एक्सिस होगा वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को भी बाइसेक्ट करेगा एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को भी बाइसेक्ट करेगा। तो अब यही रिजल्ट लिख लिया, रेडिकल एक्सिस विल बाइसेक्ट DCT as well as TCT। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को भी बाइसेक्ट करेगा एज वेल एज ट्रांसवर्स को भी। ठीक है, दैट इज P1 T1 इज इक्वल टू P1 T2। ये ठीक है, और P1 इज द मिड पॉइंट ऑफ T1 T2। ये एक रिजल्ट आ गया। और एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, मान लिया एक सर्किल S है, जो दो सर्किल है, मान लिया K1 K2, इसको भी हमने K बोल दिया। इसका सेंटर कितना है C, इसका सेंटर C1 और इसका सेंटर C2। इन दोनों को ये ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, 90 डिग्री पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन में हमने एक रिजल्ट बताया था कि अगर एक सर्किल दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो ऑफकोर्स दूसरा भी पहले को करेगा, दोनों एक दूसरे को करते हैं। ऐसा नहीं कि एक सर्किल दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करे दूसरा ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर दो सर्किल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो उनमें से हमने कोई भी एक सर्किल उठाया, उसके सेंटर से अगर हमने दूसरे वाले सर्किल के ऊपर टेंजेंट खींचा तो उस टेंजेंट का लेंथ उसके अपने रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, दिस इज अ रिजल्ट। तो अगर मान लिया ये सर्किल इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ठीक है, इसकी रेडियस मान लिया R1 है, इसकी रेडियस R2 है, इसकी रेडियस R है, ऐसे। तो अगर सर्किल K1 को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो इसके सेंटर से जो ड्रॉन टेंजेंट होगा इस सर्किल पे, उसका लेंथ क्या होगा, इसकी अपनी रेडियस R के बराबर। फिर ऐसे अगर ये सर्किल इसको भी कट कर रहा है ऑर्थोगोनली,
तो यहाँ से भी आर के बराबर आ जाएगा, ये भी आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इफेक्टिवली सी से क्या हो गया, सी से अगर हमने इसके ऊपर एक टेंजेंट खींचा एंड इसके ऊपर टेंजेंट खींचा तो इनका लेंथ बराबर आ रहा है। उसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट सी है उससे हम K1 एंड K2 जो दो सर्कल दे रखे हैं उनके ऊपर इक्वल लेंथ का टेंजेंट खींच सकते हैं। अगर इक्वल लेंथ का टेंजेंट खींच सकते हैं तो ये वाला पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे होना चाहिए, क्योंकि रेडिकल एक्सिस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि उस पॉइंट से, रेडिकल एक्सिस से किसी भी पॉइंट से दोनों सर्किलों के ऊपर इक्वल लेंथ का हम टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, उससे भी पहले तुम ऐसे सोचो कि अगर मान लिया एक सर्किल दे रखा है, माने एक सर्किल हमने बोला कि दूसरे सर्किल को दोबारा, एक सर्किल गिवन है, मान लिया K1, एक अननोन सर्किल हमने लिया और हमने मान लिया बोला कि अननोन सर्किल इस K1 को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो अगर अननोन सर्किल इस K1 को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो हम कंडीशन लगाएंगे 2G1 G2 प्लस F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। ऐसा करने से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, जो अननोन सर्किल है मान लिया उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 मान लिया। ठीक है, तो कितने सर्किल आ जाएंगे जो गिवन सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करेगा। ठीक है, तो जो हमारा अननोन सर्किल है उसमें 3 अननोन है GFC, जिसको अगर हमने डिटरमाइन कर लिया तो सर्किल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये सर्किल अगर एक गिवन सर्किल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो जब ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन लगाएंगे तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा GFC में, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर C1 प्लस C2 वाला जब कंडीशन लगाएंगे तो एक रिलेशन आ जाएगा। एक रिलेशन से 3 वेरिएबल तो सॉल्व होगा नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। उसका मतलब क्या है कि ऑफ कोर्स एक सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करने वाले इनफाइनाइट सर्किल्स हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लिया 2 गिवन सर्किल हो जाएं तो जो हमारा अननोन सर्किल है वो मान लिया उन दोनों को ही ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ठीक है, तब क्या होगा, 2 रिलेशन आ जाएंगे GFC में। पहले वाले सर्किल के साथ कंडीशन लगाया ऑर्थोगोनैलिटी का, एक इक्वेशन आ गया, दूसरे वाले के साथ लगाया दूसरा इक्वेशन आ गया। अब 2 इक्वेशन, फिर 3 अननोन, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो उसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट सर्किल्स आ जाएंगे। अगर मान लिया हमने 3 सर्किल दे दिया, K1 K2 K3, तीनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ठीक है, तो इन जनरल हमारा जो अननोन सर्किल है वो यूनिक बन जाएगा इन जनरल। ठीक है, क्यों यूनिक बन जाएगा, क्योंकि GFC में जब तीनों के साथ बारी बारी से ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन लगाएंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा इन जनरल। ये ठीक है, बाई चांस कभी कभी नहीं हुआ वो अलग बात है कि 3 में से 2 इक्वेशन सेम ही बन जाए, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, बट 3 सर्किल अगर हमें गिवन है जनरल सर्किल तो उनको ऑर्थोगोनली कट करने वाला एक सर्किल होगा, 2 सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करने वाले इनफाइनाइट सर्किल होगा, एक सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करने वाला इनफाइनाइट सर्किल होगा। तो नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, इन 2 सर्किल्स को ऑर्थोगोनली कट करने वाले कितने सर्किल हो जाएंगे, इनफाइनाइट। तो मतलब ये जो K वाला सर्किल है, ऐसे इनफाइनाइट सर्किल्स पॉसिबल हैं जो दोनों को ऑर्थोगोनली कट करे। ठीक है, बट उन सब इनफाइनाइट सर्किल्स के जो सेंटर हैं वो हमेशा रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा इन दोनों सर्किल के, तभी वो लेंथ और टैंजेंट इक्वल आ रहा है। इसी बात को लिख लिया। कैसे लिखेंगे, लेट K इज ए variable circle which intersect two given circles K1 and K2 ऑर्थोगोनली। मतलब जो हमारा वेरिएबल सर्किल K है ये इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ये दोनों आपस में कुछ नहीं कर रहा, मतलब करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। intersect 2 given circle K1 and K2 orthogonally, then length of tangent from C to
K1 एंड K2, C क्या है, सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल K, जो वेरिएबल सर्कल है उसके सेंटर से अगर हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला तो वो बराबर ही आएगा, विल बी इक्वल, ये ठीक है। दिस विल इम्प्लाई C lies on radical axis of K1 and K2, ठीक है। तो K1 एंड K2 के रेडिकल एक्सिस पे लाई करे। तो इसको अगर एज ए सेंटेंस फिर दोबारा लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल intersecting two given circles orthogonally will be, मतलब किसका, वेरिएबल सर्कल के सेंटर का लोकस जो दो गिवन सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, क्या होगा वो लोकस, विल बी रेडिकल एक्सिस ऑफ गिवन सर्कल्स। ये आ गया, ठीक है, खत्म हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, रेडिकल सेंटर। लेट थ्री सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GIX प्लस 2FIY प्लस CI बराबर 0 वेयर I बराबर 1 2 3। तो I बराबर 1 रखेंगे तो इस सर्कल का नाम हो जाएगा K1 और इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1X प्लस 2F1Y प्लस C1 बराबर 0। फिर ऐसे I बराबर 2 रखेंगे, दूसरा सर्कल आ जाएगा, 3 रखेंगे, तीसरा सर्कल आ जाएगा। Let three circles are given, then their radical axis in pair, ठीक है। तीन सर्कल हैं तो दो दो सर्कल की जो रेडिकल एक्सिस आएगी, पहले और दूसरे की रेडिकल एक्सिस आएगी, फिर दूसरे और तीसरे की आएगी, फिर पहले और तीसरे की आएगी, ठीक है। इट विल बी समथिंग लाइक कि मान लिया एक सर्कल ये है, ये ठीक है, दूसरा सर्कल मान लिया ये है, तीसरा सर्कल मान लिया ये है। तो ये हो गया K1 K2 K3, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर आ गया और तीसरी कुछ ऐसे आ गया, ये C1 C2 C3, ठीक है। तो ये रेडिकल एक्सिस हो गई 1 2 की, इसकी रेडिकल एक्सिस, ठीक है। ये वाली रेडिकल एक्सिस हो गई 2 और 3 की, R2 3 लिख दिया। और ये लाइन जॉइनिंग सेंटर हो गया पहले और तीसरे वाले का, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगी ये वाली, वो गई R1 3। तो ये जो तीन रेडिकल एक्सिस है, ये वाली एंड ये वाली, विल पास थ्रू ए पॉइंट, ठीक है, मान लिया C, ठीक है। पहली बात तो ये तीनों लाइन हमेशा कॉन्करेंट होगा, ठीक है। क्यों होगा कॉन्करेंट, अभी आ रहे हैं। आर गिवन देन देयर रेडिकल एक्सिस इन पेयर विल बी कॉन्करेंट एट ए पॉइंट C called radical center, ठीक है। अब ये होगा क्यों, बहुत आसान है। R12 जो पहले दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस है, उसका इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगा, S1 माइनस S2 बराबर 0, फिर R23 R13, ये हो जाएगा S2 माइनस S3 बराबर 0,
ये हो जाएगा S3 माइनस S1 बराबर 0, ऐसे इक्वेशन आ जाएगा। अब देखो पहली दो इक्वेशन को ऐड करके S2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसका माइनस आ जाएगा, उसको पलट लो, क्या फ़र्क पड़ता है। इक्वेशन में दोनों तो माइनस मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने से 11 है, मतलब ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, और जो तीसरी लाइन आ रही है L3 वो सिंपली L1 प्लस L2 से आ रही है। अब L1 प्लस लैम्डा L2 वाली जो भी लाइन होती है वो तो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन होती है। ये लाइन कौन सी हो गई? L1 प्लस L2। तो इस लाइन के लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? अच्छा, इसको S3 माइनस S1 लिखो या S1 माइनस S3 लिखो, एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? अगर ये L1 प्लस L2 बराबर 0 है तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई, वो ठीक है, बट L1 प्लस लैम्डा L2 जो है वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों लाइन पक्का कॉन्करेंट होगा। वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है दैट इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर। ठीक है, तो रेडिकल सेंटर भी हमेशा आएगा, बस अगर जो तीनों सर्कल हैं वो एक ही लाइन में उनका सेंटर आ जाए। ये ठीक है, मतलब अगर तीनों सर्कल कुछ ऐसे आ जाए, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, तो इनकी जो रेडिकल एक्सिस होगा वो तीनों की पैरेलल ऐसे हो जाएगी, तो फिर वो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो फिर रेडिकल सेंटर नहीं आएगा। ठीक है, अगर रेडिकल सेंटर तीनों सर्कलों के बाहर लाई कर रहा है, जैसे इस डायग्राम के हिसाब से बाहर लाई कर रहा है, तो दिस इज द ओनली पॉइंट जहां से हम तीनों सर्कल पे इक्वल लेंथ का टेंजेंट ड्रॉ कर पाए। ठीक है, इसी को लिख लिया, इफ रेडिकल सेंटर लाइज आउटसाइड द सर्कल्स। अच्छा, अगर एक भी सर्कल के बाहर आ गया तो रेडिकल सेंटर के लिए तो क्या होगा, ये तो तीनों रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस पे लाई करने का मतलब क्या है कि तीनों के रेस्पेक्ट में पावर सेम होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि तीनों के रेस्पेक्ट में या तो पावर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो जो भी रेडिकल सेंटर आएगा वो या तो तीनों के ही बाहर आएगा या तीनों ही सर्कल के अंदर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दो सर्कल के अंदर आ जाए तीसरे के बाहर आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वरना पावर ही बराबर नहीं होगा। तो इफ रेडिकल सेंटर लाइज आउटसाइड द सर्कल्स देन इट इज the only point from which tangents of equal lengths can be drawn to 3 circles। ठीक है, तो अगर हम इसको कंबाइन करें इसके साथ, ठीक है, तो अगर एक सर्कल है जो C1 C2 C3 सॉरी K1 K2 K3 इन तीनों सर्कलों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ठीक है, तो उस सर्कल का सेंटर बिकॉज इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो इसके हिसाब से पहले और दूसरे सर्कल के रेडिकल एक्सिस के ऊपर आना चाहिए उसका सेंटर। फिर वो इन दोनों को भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो इसके रेडिकल एक्सिस के भी ऊपर आना चाहिए। तो अगर दो रेडिकल एक्सिस के ऊपर आना चाहिए तो वो तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो रेडिकल सेंटर ही होगा। ठीक है, तो रेडिकल सेंटर विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल विच विल इंटरसेक्ट दीज 3 सर्कल्स ऑर्थोगोनली। तो अगर हमें ऐसा सर्कल निकालना हो जो 3 सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो एक तरीका तो ये है कि हम उसको GFC मान लें, तीनों सर्कल के रिस्पेक्ट में वो ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन लगा दें। तो मतलब वही 2G1 G2 प्लस F1 F2 बराबर C1 प्लस C2 ये वाला कंडीशन लगा दें तो 3 इक्वेशन बन जाएंगे, वहाँ से GFC निकाल लें। एक तरीका तो ये हो गया।
दूसरा तरीका क्या हो गया जो अभी हमने बताया कि रेडिकल सेंटर निकालने। रेडिकल सेंटर निकालना बहुत आसान है, पहले में से दूसरा घटाओ S1 माइनस S2 बराबर 0, एक लाइन आ गया। दूसरे में से तीसरा घटाओ S2 माइनस S3 बराबर 0, दूसरा लाइन आ गया। इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर लो तो रेडिकल सेंटर आ गया। वो हमारा रिक्वायर्ड सर्किल जो तीनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है उसका सेंटर आ जाएगा। अब उस पॉइंट से तीनों सर्किल में किसी भी सर्किल को उठा के रूट S1 कैलकुलेट कर लिया, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर लिया। वो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा वही उसकी अपनी रेडियस होगी। तो अगर वो सर्किल अननोन है जो तीनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो हमें उसका सेंटर और रेडियस चाहिए। तो सेंटर इज रेडिकल सेंटर और रूट S1 विल बी द रेडियस। इसी बात को हमने लिख लिया, ये ठीक है। नोट, इफ a variable circle intersect three given circles orthogonally, then its center will be the radical center of the given circles. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, फाइंड द सर्कल विच इंटरसेक्ट्स विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 and x minus 3 square plus y minus 8 square is equals to 9 orthogonally। ठीक है, solution, radical axis for 1 2 will be, इसमें से एक घटा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 में से ये सर्कल घटा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 बराबर 0। ये हो गया S1 माइनस S2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 16x प्लस के साथ माइनस 4 माइनस 63 तो माइनस 67 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा एक रेडिकल एक्सिस आ गया R12। ठीक है, फिर और कोई उठा लिया, 1 3 उठा लिया, दैट विल बी फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस इस बार ये वाला सर्कल, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16y प्लस ये हो जाएगा 64 equals to 0। तो दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, 6x प्लस 16y माइनस 68 बराबर 0, दैट विल गिव यू 3x प्लस 8y 34। आई होप देयर इज नो कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ, तो रेडिकल सेंटर, ये ठीक है, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट तो आएगा, इसको किसी भी लाइन के साथ सॉल्व करो, एक्स कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा 67/16। तो जो रेडिकल सेंटर है वो इन्हीं दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/8
34 माइनस 3x 67/16 ये आएगा। सो दिस इज 34 16 माइनस 3 इंटू 67/128 ये आ गया। ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेना। तो ये मान लिया रेडिकल सेंटर मान लिया C है, तो रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल विल बी रूट ओवर, किसी भी सर्कल के रिस्पेक्ट में निकालो, इन तीनों में से किसी भी सर्कल के रिस्पेक्ट में रूट S1 कैलकुलेट कर लें। तो इसके रिस्पेक्ट में निकाल लें x² प्लस y² माइनस 4 इवेल्यूएटेड एट C। इस पे ये इवेल्यूएट कर लिया तो आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमें फाइंड द सर्कल बोला गया है, बेसिकली मान लिया ये x1 है, ये y1 है, तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है, ठीक है, उसके लिए रेडिकल सेंटर तो सेंटर हो जाएगा, और ये जो है वो बेसिकली रूट x1² प्लस y1² माइनस 4 ये उसकी रेडियस हो जाएगी। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x माइनस x1 होल स्क्वायर y माइनस y1 होल स्क्वायर बराबर r²। सो दिस इज x² प्लस y² प्लस x1² प्लस y1² माइनस 2x(x1) माइनस 2y(y1) बराबर r²। यहाँ से कितना हो जाएगा, x1² प्लस y1² माइनस 4। ठीक है, दिस मैनिपुलेशन विल ऑल्सो टीच यू कि जब भी हमें लगे ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस बनने हैं, जैसे अभी तो ये सिंप्लीफाई करना है, फिर इसको उठा के यहाँ पे स्क्वायरिंग भी करना है, क्योंकि यही x और y यहाँ पे रखा जाएगा। तो अगर ऐसा हमें इंटरमीडिएट स्टेप पे ये लगे या बहुत कैलकुलेशन हो रहा है ये, तो ऐसे केसेस में हमें कैलकुलेशन टालते रहना चाहिए बिल्कुल लास्ट स्टेप तक, जब बिल्कुल ही काम ही ना चले कि अब तो हमें आंसर चाहिए ही चाहिए, तभी हम वैल्यूज़ इवेल्यूएट करें। ठीक है, जैसे इसमें क्या हुआ, यू कैन सी कि ये जो हमने स्क्वायर किया था वो ऐसे ही कैंसिल हो गया, उनकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अगर हम बीच में इसका स्क्वायर कर लेते तो लगभग पागल हो जाते, ये समझते, एंड दैट इज़ नॉट नीडेड। तो सर्कल आ गया x² प्लस y² माइनस 2x1 मतलब 67/16 टाइम्स x माइनस 2y(y1) मतलब ये वाला वैल्यू, तो 34 इंटू 16 माइनस 3 इंटू 67/128। ठीक है, प्लस 4, इस 4 को उधर ले गए, ये हमारा सर्कल आ गया। यहाँ पे तो देखो वैल्यू गंदी इसलिए आ रहा है क्योंकि जो सर्कल्स हैं वो मैंने ऐसे लिख दिए रैंडमली। ठीक है, एग्ज़ाम में होपफुली वो थोड़ा बहुत वैल्यूज़ ऐसे सेट करके देंगे कि कैलकुलेशन थोड़ी स्मूथ हो जाए, इतनी पेनफुल ना हो। ठीक है, क्वेश्चन कंसीडर अ फैमिली of circle passing through A3,7 and B6,5. Show that common chord of a member of this family and the circle
passes through a fixed point. Question: tangents are drawn 2x square plus y square is equals to 12 at the points where it is met by प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0. Then find point of intersection of these tangents. Question: let P is any point on x square plus y square is equals to a square and its chord of contact with respect to x square plus y square is equals to b square touches x square plus y square is equals to c square. Then find condition. ठीक है. Question: if 4l square minus 5m square plus 6l plus 1 is equals to 0, then show that the line lx plus my plus 1 is equals to 0 touches a fixed circle. ठीक है. मान लिया 1 2 3 4. तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला गया कि कंसीडर फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. तो एक सर्कल है जो वेरिएबल सर्कल है ऑफकोर्स, जो ए और बी से पास कर रहा है. अब ए और बी से तो इनफाइनाइट सर्कल्स पास कर जाएंगे 3,7 एंड बी हो गया 6,5. अब ये कोई भी एक वेरिएबल सर्कल ले लिया ए और बी से पास करने वाला, ये एक दूसरे सर्कल को कट कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 बराबर 0. ये ठीक है. ये एक फिक्स सर्कल है, ये वेरिएबल सर्कल, ये चेंज होता रहेगा. तो जो इनकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है जो इनकी कॉमन कॉर्ड है ये मान लिया CD, ये एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है. द मोमेंट वी हैव सेड कि एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या आएगा कि इसका इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आ जाना चाहिए, जहाँ पे लैम्डा जो है वो कुछ वेरिएबल टाइप चीज़ होनी चाहिए, वेरिएबिलिटी उसी की वजह से आएगी. तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो करते जाओ. ये वेरिएबल सर्कल S है, ये ठीक है. ये फिक्स सर्कल मान लिया S1 है, तो S का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, इन 2 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल वो ऐसे लिख सकते हैं, S प्लस लैम्डा है y माइनस 7 y माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स x y1 3 7 1 6 5 1. ये हो गया. ठीक है. दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12y और ये हो जाएगा 18 35 43 53 प्लस लैम्डा टाइम्स. ये ठीक है. इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं. x के साथ कितना आ जाएगा
2x, y के साथ कितना आ जाएगा 3y, ये 15 माइनस 42, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 42, तो 27 बराबर 0, ये आ जाएगा। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये जो सर्किल S है और जो S1 है, इनकी जो कॉमन कॉर्ड है उसका इक्वेशन ऑफ कोर्स S माइनस S1 बराबर 0 होगा। तो CD का इक्वेशन कितना हो गया S माइनस S1 बराबर 0, मतलब S ये हो गया और S1 कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 बराबर 0, घटा दिया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 5x माइनस 6y प्लस 56 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 के फॉर्म में आ गया। तो ये जो लाइन है, ये सर्किल भले ही चेंज करते रहो बट ये एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा। वो फिक्स्ड पॉइंट आएगा कैसे, इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर लो, दिस बराबर 0 एंड दिस बराबर 0 को सॉल्व कर लो, तो हैंस प्रूव्ड। उसने तो बस यही बोला कि पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, ये प्रूव करना है। तो वो तो L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 करने से ही आ गया। आगे चलते हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, मतलब एक सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एट द पॉइंट्स वेयर इट इज मेट बाय, ये ठीक है, ये एक दूसरा सर्किल है, ठीक है। ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और ये एक सर्किल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0। तो पहले सर्किल पे इन दो पॉइंट्स पे टेंजेंट खींचा है, तो एक टेंजेंट ये हो गया, ठीक है, दूसरा टेंजेंट ये हो गया। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पी आई। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, मतलब हमें पी चाहिए, निकालेंगे कैसे। एक जिस हिसाब से क्वेश्चन हमने डिफाइन कर रखा है, अगर उसी तरीके से निकालने की कोशिश करें तो इट विल बी वेरी लेंदी। कैसे करेंगे कि हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, सॉल्व करके ए और बी आ जाए, फिर इस सर्किल के लिए t बराबर 0 लिख लें, फिर t बराबर 0 लिख दें तो टेंजेंट्स के इक्वेशन आ जाएगा ए और बी पे, और फिर उन लाइनों को सॉल्व करें तो p आ जाएगा, ठीक है। बट मैक्सिमम केसेस में ऐसे करते नहीं हैं। हम करेंगे क्या, p हमें चाहिए, p मान लिया h, k है। अब p के लिए जो ए बी है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो उसका इक्वेशन t बराबर 0 आ जाएगा। तो फॉर p ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ए बी का इक्वेशन कितना आ जाएगा t बराबर 0। अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी किस सर्किल के रिस्पेक्ट में है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12 पे खींचा है तो उसी के रिस्पेक्ट में है, तो t इज इक्वल टू 0 भी उसी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, एक्स एच प्लस वाई के इज इक्वल टू 12। ये आ गया ए बी का इक्वेशन। बट ए बी जो है वो इनका रेडिकल एक्सिस भी है या कॉमन कॉर्ड भी है, दोनों एक ही बात है। तो इसका इक्वेशन तो S1 माइनस S2 बराबर 0 भी आएगा। तो अगर हम इस 12 को इधर ला के घटा दें, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, तो ए बी का इक्वेशन यहाँ से ऐसे भी आ जाएगा 5x माइनस 3y और कितना आ जाएगा -12 प्लस 2, तो -10 बराबर 10, ये भी आ गया। ये भी ए बी का इक्वेशन, ये भी ए बी का इक्वेशन। तो हम क्या बोलेंगे, कंपेयर कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा h अपॉन 5, k अपॉन -3, 12 अपॉन 10, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा
एंड के इज इक्वल्स टू -18/5, तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज 6, -18/5, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। Question number 3. If P is any point on x square plus y square बराबर a square and its chord of contact with respect to x square plus y square बराबर b square touches the circle, तो chord of contact का मतलब तो ये है कि इसके ऊपर एक पॉइंट P लिया, वहाँ से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया इस सर्कल पे। तो जिस सर्कल पे पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ हो सके वो तो अंदर होना चाहिए, पॉइंट P बाहर होना चाहिए। तो मतलब ये सर्कल बड़ा हो गया, तो ये मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये, तो इसके ऊपर एक पॉइंट P लिया, वहाँ से हमने ऐसे टेंजेंट खींचा, तो जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आ रहा है ये ठीक है, दैट इज टचिंग एक तीसरा सर्कल, टचेज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। मतलब ये C हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, ऐसे रेडियस है ABC। ठीक है, तो कंडीशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सेंटर मान लिया O है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, ऑफ कोर्स ये परपेंडिकुलर होगा, ये O हो गया, मान लिया ये A है, ये B है, ये वाला पॉइंट C है। ठीक है, तो इस डायग्राम में व्हाट वी कैन सी कि ये वाला लेंथ तो B हो गया, ये वाला लेंथ C हो गया, चलो इसको D बोल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा लेंथ A हो गया। ठीक है, तो अब हम ऐसे देख सकते हैं, देखो इस ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा है, इस ट्राइंगल में, किसमें? इन ट्राइंगल ABO, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा कितना हो जाएगा? बेस B हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस A हो जाएगा, तो B/A। ठीक है, फिर इस ट्राइंगल में आ जाओ, तो इन ट्राइंगल AOD, ये थीटा इसमें ये आ गया, बेस C हो गया, हाइपोटेन्यूस B हो गया, तो फिर कॉस थीटा कितना हो गया? C/B। एक लाइन का क्वेश्चन। अब इन दोनों को अगर हम बराबर कर दें, B/A बराबर C/B, दैट वुड इम्प्लाई कि B² बराबर AC, तो HP में आ गया ये, सॉरी GP में आ गए। यही वो रिक्वायर्ड कंडीशन है, मतलब यही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसने बोला कि 4L² माइनस 5M² प्लस 6L प्लस 1 बराबर 0, देन शो दैट द लाइन LX प्लस MY प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टचेज ए फिक्स्ड सर्कल। मैं ये लाइन है जो एक फिक्स्ड सर्कल को टच कर रहा होगा। ठीक है, उस सर्कल का सेंटर मान लिया अल्फा बीटा है, रेडियस मान लिया R है, ये लाइन ऐसे। हमें ये प्रूव करना है कि L और M अलग अलग हम चेंज करते रहें तो ये लाइन चेंज होता रहेगा। ठीक है, बट L और M को हमें ऐसे चेंज करना है कि ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, इस रिलेशन के
इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए चेंज करना है, तो यूल गेट डिफरेंट लाइंस, बट हमें प्रूव क्या करना है कि भले ही कुछ भी कर लो, इट विल ऑलवेज टच ए सर्कल। ये ठीक है, ये लाइन हमेशा एक सर्कल को टच करेगा। तो देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। एक तरीका तो ये है कि अगर ये सर्कल को टच कर रहा है तो इस पे जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है इस पॉइंट से वो रेडियस के बराबर कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा बीटा से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस 1 रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर कुछ आ जाएगी यहाँ पे रेडियस। ये ठीक है, या फिर एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, अगर हम रूट से छुटकारा पाना चाहें तो वी आर सपोज टू गेट सम इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म। अब अगर मेरे को ये सर्कल आइडेंटिफाई करना है, दैट मीन्स आई नीड अल्फा बीटा एंड आर। ठीक है, अल्फा बीटा एंड आर मेरे को चाहिए तो ये सर्कल पता लग जाएगा। तो मेरे को इस रिलेशन तक पहुंचना है यहाँ से चालू करके। ठीक है, तो देखो थोड़ी बहुत हमें दिमाग तो खर्च होगा ही, कुछ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन भी है कि हमने अगर ऐसे क्वेश्चन पहले से कर रखे हैं तो फिर वी कैन ट्राई न्यू क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। वो क्या है, हम यहाँ से हिंट पकड़ सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर चाहिए होगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के जो डिनोमिनेटर में आते हैं। तो हमने इसको ऐसे लिखा 4l स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 को इधर रहने दिया, 5m स्क्वायर को इधर कर दिया। अब इसमें हमने 5l स्क्वायर जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, ये l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बनाने के लिए। तो 5l स्क्वायर जोड़ने से ये हो जाएगा 9l स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 बराबर 5 टाइम्स m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब ये तो हमें दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर जैसी चीज़ आनी भी चाहिए। तो ये हो गया 3l प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब इसको एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में लेके आएँ तो ऐसे लिख सकते हैं 3l प्लस 1 का मॉड, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, रूट m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बराबर रूट 5। अब इसको इसके साथ कंपेयर करें तो l के साथ कितना आया 3, यहाँ पे कितना आया अल्फा, तो अल्फा 3 होना चाहिए, m यहाँ पे आया ही नहीं तो बीटा 0 होना चाहिए, और रेडियस कितना होना चाहिए रूट 5। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि उस सर्कल को टच कर रहा है जिसका सेंटर अल्फा बीटा है, रेडियस आर है। तो क्लियरली ये मतलब P बराबर R की फॉर्म का आ गया है। क्लियरली द लाइन टचेस द सर्कल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रूट 5 का होल स्क्वायर विच इज 5, ये सर्कल।